नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर 71 नंबर के प्रश्न से। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से करना है साथियों। हर प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर देखो किसके द्वारा लिखा गया था, आप सबको पता है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, मैं यहाँ पर बता रहा हूं आप लोगों को। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, 1929 ईस्वी में। आप सबको पता है 1929 ईस्वी में ये इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। लेकिन मित्रों, आप याद करो कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, इस इतिहास ग्रंथ को, आप सबको पता है कि जो इतिहास ग्रंथ है, इसको हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, किस भूमिका के रूप में? हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में आप सबको पता है कि अनुवादित किया गया था या इसको प्रकाशित किया गया था। तो किसने किया था वो? श्याम सुंदर दास। किसके द्वारा किया गया था? श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया था। ये आप सबको पता होगा। तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उनका ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास। और उस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को ही जो श्याम सुंदर दास थे, उनके द्वारा हिंदी शब्द सागर नाम से प्रकाशित किया गया था। और ये जो संपादित हुआ था वो श्याम सुंदर दास के द्वारा हुआ था। लेकिन कहाँ से? ये एक अपनी संस्था है, नागरी प्रचारणी संस्था। कौन सी संस्था है? नागरी प्रचारणी, नागरी प्रचारणी संस्था। ये नागरी प्रचारणी संस्था कहाँ पर है? ये नागरी प्रचारणी संस्था काशी के अंदर है। यहां से इसको प्रकाशित किया गया था साथियों। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब श्याम सुंदर दास की और भी रचनाएं हैं। एक तो है हिंदी हिंदी वैज्ञानिक, हिंदी वैज्ञानिक कोश, हिंदी वैज्ञानिक कोश। इसी की तरह दूसरी है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ये भी इनकी दूसरी रचना है। इसी तरह से इनकी तीसरी रचना है छत्र प्रकाश। याद हो जाना चाहिए भाई। इसके बाद में इनकी और भी अगली रचना है इंद्रावती, जो इन्होंने लिखी है। इसके बाद में और भी अगली रचना है हमीर रासो, ये भी इन्होंने लिखी है। तो इस तरह से आप लोग और भी रचनाएं ध्यान रख सकते हो। परमा रासो भी है, रानी केतकी की कहानी भी श्याम सुंदर दास ने लिखी है। तो ये भी आप लिख लो। रानी केतकी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, ये भी श्याम सुंदर दास की है। तो मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा लगता है आप लोग साथ में जुड़े हुए हो। और यही सबसे मेन है कि आप जुड़े रहो। साथियों, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि इसकी पीडीएफ में वहां पर डाल देता हूं और आप लोग वहां से क्वेश्चनों को जरूर पढ़िएगा। तो मित्रों, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है। और पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो लाइक जरूर कर देना है साथियों। 72 नंबर का प्रश्न है आप लोगों के लिए। ये अगला प्रश्न, 72 नंबर का प्रश्न, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका देखो, बहुत सिंपल सा प्रश्न है और ये बार बार पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका यहां पर देखते हैं। जो हिंदी साहित्य की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940 में, 1940 ईस्वी में किसके द्वारा लिखी गई थी? हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके द्वारा लिखी गई? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है साथियों। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के तीन ग्रंथ थे। पहला ग्रंथ कौन सा था? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, ये इनका पहला ग्रंथ रहा। लेकिन दूसरा ग्रंथ इनका फिर आया, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, याद रखना भाई, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये इनका तीसरा ग्रंथ आया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये 1952 ईस्वी में इन्होंने लिखा। फिर इनका तीसरा ग्रंथ आया था हिंदी, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इनका तीसरा ग्रंथ था।
तो तीनों के तीनों ग्रंथ याद रखना। सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर उद्भव और विकास, और फिर आदिकाल। ठीक है भाई, भूमिका पहले स्टार्टिंग में तो भूमिकाएं बांधेंगे ना उसकी, फिर उसका विकास हो जाएगा, और विकास होते काल प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से ट्रिक से आप याद रख लीजिएगा। तो हिंदी साहित्य की भूमिका पहला, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास दूसरा, और हिंदी साहित्य का आदिकाल इनका तीसरा ग्रंथ हो जाएगा मित्रों। तो ये चीज आपको याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप सबको पता ही है सही इसमें, तो इसमें जो ऑप्शन तो हो जाएगा डी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ आप सबको पता है, हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में इन्होंने लिखा था। और आपको पता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कौन सा लिखा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी आप शायद याद होगा, हिंदी साहित्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये ग्रंथ भी लिखा गया था 1938 ईस्वी में लिखा गया था मित्रों। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। तो प्लीज आप लोग इसे याद रखिएगा। ये सारी बातें हो गई। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा भी लिखा गया ग्रंथ कौन सा था? तो विश्वनाथ प्रसाद ने ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत, ये दो भागों में लिखा था साथियों। तो इसका जो पहला भाग था वो 1959 में प्रकाशित हुआ, और जो दूसरा भाग था वो 1960 में प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य का अतीत, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया था मित्रों। बहुत खतरनाक प्रश्न है, प्लीज आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, और साथ के साथ नोट्स जरूर बनाइए जैसा मैं बता रहा हूँ। और आप लोगों के लिए एक बुक में जो बहुत खतरनाक बुक निकाल रहा हूँ, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, और उन क्वेश्चनों के नीचे बहुत एक्सप्लेनेशन, बहुत तगड़ी व्याख्या दी होगी, पॉइंट टू पॉइंट साथियों। बहुत जल्दी वो लॉन्च करने वाला हूं, और आप लोगों के लिए जो भी मेरे से नोट्स मंगवा रहे हैं उन सबको उसकी पीडीएफ फ्री में, पीडीएफ तो क्या, मैं डायरेक्ट उनको भेजूंगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। ठीक है। 73 नंबर का प्रश्न है, इस्तवार द ला नेतृत्व हिंदुस्तानी। मित्रों ये तो प्रश्न बहुत बार आ चुका है आप लोगों के सामने, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है आप लोगों की। इस्तवार द ला नेतृत्व हिंदुस्तानी किसके द्वारा लिखा गया है? गारसद तासे के द्वारा लिखा गया है। और सबको पता है किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ है साथियों। ठीक है। तो फ्रेंच भाषा में इस ग्रंथ को लिखा गया, और ये दो भागों में प्रकाशित हुआ था, सबको पता होना चाहिए। 1839 में, और दूसरा 1847 में। इसके दो संस्करण थे। पहला संस्करण इस तरह से, इसका जो तीसरा संस्करण है वो 1871 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का साथियों आपको मैं बता देता हूं, ये सबसे पहला प्रयास किया गया था किसके द्वारा? गारसद तासे के द्वारा। हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने का पहला प्रयास था। तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो याद हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है यहां पर मित्रों, ये जो लिखा हुआ है ये त्रियर्सन नहीं है, ये ग्रियर्सन है। ठीक है, तो ये याद कर लेना भाई। यहाँ पर ग्रिएशन है, ग्रिएशन के द्वारा कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदी, ये तो सबको पता होगा आप लोगों को। जो इसका हिंदी अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या क्या नाम था उनका? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। क्या नाम था मित्रों? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा किया गया था। या फिर डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के द्वारा, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा किया गया था। तो याद होना चाहिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 में इसको प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1888 में इसको प्रकाशित किया गया था इस ग्रंथ को। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसको निकाला गया था। मैं इतनी बात तो आप लोगों को बता देता हूं। तो इसमें कौन थे? इनका ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के द्वारा यह किया गया था मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर का प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। बहुत तगड़ा प्रश्न है, मिलता नहीं है हर जगह पर। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो साथियों इसका आंसर, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं पादरी एडविन ग्रिब्ज। क्या नाम है? पादरी एडविन ग्रिब्ज। साथियों ये आपको याद रखना, वैसे ऐसे प्रश्न पूछे बहुत ही कम जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं।
साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही, देखो ये पंक्ति मैंने बहुत बार प्रश्नों में देखी है और इस पंक्ति को पूछा भी जाता है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो बहुत जगह मैंने इसको देखा है और बहुत फेमस पंक्ति है और बहुत ही फेमस इसके जो है लिखने वाले इसको रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के महारथी वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये आपको पता होना चाहिए मित्रों, पता होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हिंदी साहित्य, साहित्य जो जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, कब एक और बताता हूँ कथन जो है यहाँ पर किसने लिखा है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है साथियों। मुझे ध्यान आ रहा है, कविता, कविता का विषय, कविता का विषय मनोरंजन, कविता का विषय मनोरंजन, याद रखना इसको, कविता का विषय मनोरंजन, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशा उपदेशजनक, उपदेशजनक, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, उपदेशजनक होना चाहिए। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो कथन है मित्रों, ये महावीर प्रसाद जी का कथन है। किसका कथन है? महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कथन लिखा था मित्रों। तो याद रखिएगा, कविता का जो विषय है वो मनोरंजन और उपदेश होना चाहिए मित्रों। तो याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात और बता देता हूँ, ये प्रेमचंद जी है ना, इन्होंने भी एक बात कही थी कि सबसे उत्तम कहानी वो होती है, क्या लिखा है इन्होंने? सबसे उत्तम कहानी वो होती है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार, जिसका आधार लिखिएगा मित्रों, जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक, किसी मनोवैज्ञानिक, इसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। तो ये किसने लिखा था? प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया था मित्रों। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको तो हर कोई कर देगा। वो किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है साथियों, ये तो आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर का प्रश्न है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने किया था? भक्ति काल का नाम जो पूर्व मध्य काल है वो किस आचार्य के द्वारा किया गया था? तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूर्व मध्य काल के नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसका कालक्रम किया गया था। आप सबको पता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं इनका जो कालक्रम है, ठीक है, आदिकाल इनका, इन्होंने सबसे पहले आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कालक्रम बता रहा हूं। आदिकाल जो है 1000 ईस्वी से लेकर के 1400, 1400 ईस्वी तक इनका समय रहा आदिकाल का। दूसरा है पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल। अब पूर्व मध्य काल का जो समय है वो 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का इनका समय रहा। फिर इसके बाद में उत्तर मध्य काल, जो उत्तर मध्य काल का जो समय है मेरे मित्रों, वो 1700 ईस्वी से लेकर के वो रहा है 1900 ईस्वी तक। इसके बाद में जो समय है वो इनका आधुनिक काल को लेकर के आया, वो है आधुनिक काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय है वो 1900 ईस्वी से लेकर के अब तक वो चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो काल विभाजन किया गया था, ये पूरा का पूरा काल विभाजन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़े। अब मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा
क्या निर्धारित की थी साथियों? देखो, मिस्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है साथियों, आप सबको पता है 5 भागों में इन्होंने काल विभाजन किया था। तो परिवर्तन काल की जो सीमा, समय सीमा इन्होंने निर्धारित करी थी, वो थी 1890 ईस्वी से लेकर के 1925 ईस्वी तक इन्होंने समय सीमा निर्धारित करी थी साथियों। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला, क्या नाम था? हिंदी कोविद रत्नमाला के जो लेखक हैं, उसका नाम, वो कौन थे? तो हिंदी कोविद रत्नमाला के जो लेखक हैं मित्रों, श्याम सुंदर दास रहे हैं। क्या नाम है? श्याम सुंदर दास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द अनुशासन, हिंदी शब्द अनुशासन के जो लेखक हैं, उनका नाम क्या है? तो हिंदी शब्द अनुशासन लेखक का नाम है कामता प्रसाद गुप्त। क्या नाम है? नहीं, सॉरी, किशोरीदास, किशोरीदास, किशोरीदास वाजपेयी हैं। कामता प्रसाद गुप्त ने, किशोरीदास वाजपेयी इनके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 82 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जेसुआ केटलर। क्या नाम था? जेसुआ केटलर, याद कर ली ना भाई। आगे देखते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक किसको माना जाता है? ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं मित्रों, वो कौन थे? फ्रैंक ई के। क्या नाम है? फ्रैंक ई के। अगला प्रश्न आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो द्वितीय उत्थान का समय है, वो मित्रों 1893 से लेकर के 1918 ईस्वी तक माना है। द्वितीय उत्थान, प्रथम उत्थान, तृतीय उत्थान, 3 उत्थान थे ना इनके भाई। तो जो प्रथम उत्थान का समय इन्होंने माना है, वो 1868 से 1893 माना है। प्रथम उत्थान पता होना चाहिए। प्रथम जो उत्थान का जो समय है, वो इन्होंने क्या माना है? 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी तक माना। ये प्रथम उत्थान हो गया। और द्वितीय उत्थान का जो समय है, वो द्वितीय उत्थान का समय इन्होंने 1893 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक माना है। इसके बाद में जो तृतीय उत्थान का जो समय है, वो 1918 ईस्वी से माना है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। 85 नंबर पर, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, यद्यपि मैं उर्दू का पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे, यहां पर ध्यान रखना, ये मेरे लिखा हुआ है, मरे नहीं है, मेरे विचार, मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है मित्रों? तो ये तो आप आसानी से बता सकते हो, ये गारसद तासी का कथन है। गारसद तासी, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये किसका कथन है? गारसद तासी का कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था? तो आचार्य रामचंद्र, अभी अभी मैंने बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो प्रथम उत्थान का समय है, वो 1868 से 1893 ईस्वी रहा है। और मैंने तीनों उत्थान का समय आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हजारों बार पूछा गया प्रश्न है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के जो लेखक हैं, वो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप सबको पता होगा ये बात। तो आगे देखिए, बताइए। अब यहाँ पर नलिन विलोचन शर्मा के ग्रंथ का क्या नाम था? साहित्य का इतिहास दर्शन। इनके ग्रंथ क्या था? साहित्य का इतिहास दर्शन। क्या नाम है? साहित्य का इतिहास दर्शन इनके ग्रंथ का नाम रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आप सबको पता है कि 3 ग्रंथ लिखे थे, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको सबको पता है, हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आगे। 88 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये याद रखना भैया, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के जो लेखक हैं, वो कौन रहे हैं? बच्चन सिंह जी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक हैं। मुझे बताइए, नामवर सिंह के, इसका क्या नाम है? नामवर सिंह जो है, इन्होंने भी लिखा था एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। इन्होंने लिखा था आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, ये इनका ग्रंथ रहा था। किसका ग्रंथ है ये? नामवर सिंह जी का ग्रंथ है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा।
दूसरा इतिहास ग्रंथ के नाम से बच्चन सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है 89 नंबर पर, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। देखो क्वेश्चन कितना तगड़ा है यार। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है वो डॉक्टर सुमन राज जी के द्वारा लिखा गया है मित्रों। तो याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से पुकारा था? तो गद्य काल के नाम से इनको पुकारा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मैंने बहुत बार आप लोगों को काल बता दिए हैं। तो आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा था? गद्य काल के नाम से पुकारा था। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। अभी मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ राजस्थान की जो जीके है। अच्छा, राजस्थान का भूगोल सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है मित्रों। तो ये क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने जरूर वीडियो देखा होगा, प्रैक्टिस जरूर करी होगी। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आपको बेनिफिट हो सके मित्रों। और नोट्स मंगवानी है तो आप लोग मुझे जरूर अपने उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।